हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस मैराथन वीडियो। तो आज की ये वीडियो सेमेस्टर 2 सेक 2 साइबर डिफेंस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो जिन बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन कर लें। तो इस वीडियो में हम ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंड एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट एंड हार्मफुल एक्ट। तो इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब होता है हमारे डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, नेटवर्क और डेटा को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना, अटैक से बचाना और डेटा को डैमेज होने से रोकना। आज के टाइम में हम सब ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इसलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल्स को सेफ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसी काम के लिए साइबर सिक्योरिटी यूज़ होती है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर सिक्योरिटी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे डेटा थेफ्ट से प्रोटेक्शन, यूज़र की प्रिवेसी मेंटेन करना, सेफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन इंश्योर करना और साइबर क्राइम को प्रिवेंट करना। साइबर सिक्योरिटी सिंगल मेथड पर काम नहीं करती, बल्कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन के कंसेप्ट पर काम करती है। तो वो जो मल्टीपल लेयर है वो क्या क्या होते हैं, तो आइए अब देखते हैं लेयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी मल्टीपल लेयर में काम करती है ताकि अगर एक लेयर फेल हो जाए तो दूसरी लेयर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे पहला है फिजिकल सिक्योरिटी। अब इसका क्या मतलब होता है, तो फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब होता है हार्डवेयर को फिजिकली प्रोटेक्ट करना, जैसे कंप्यूटर्स, सर्वर्स, केबल्स और रूटर्स। इसमें लॉक्स, सीसीटीवी कैमरास, आईडी कार्ड जैसे मेजर यूज़ किए जाते हैं। अगर फिजिकल सिक्योरिटी वीक हो तो कोई भी डायरेक्टली सिस्टम को डैमेज कर सकता है। सेकेंड लेयर है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का काम होता है डेटा को नेटवर्क के थ्रू सेफ रखना। जब डेटा इंटरनेट पर ट्रैवल करता है तब अटैक्स का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा फायरवॉल, एंटीवायरस और सिक्योर वाईफाई नेटवर्क। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के एग्जाम्पल हैं। थर्ड में है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी का फोकस होता है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को सिक्योर करना। अगर ऐप्स आउटडेटेड है या उनमें बग्स हैं तो अटैकर्स इजीली अटैक कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एप्लीकेशन सिक्योरिटी का पार्ट है। फोर्थ है डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट डेटा और फाइल्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे पर्सनल डेटा, बैंक डेटा, एकेडमिक रिवॉर्ड्स एक्सेट्रा। इनक्रिप्शन और डेटा बैकअप डेटा सिक्योरिटी के टूल्स हैं। इसके बाद है ह्यूमन यूज़र अवेयरनेस, जिसको हम लोग ह्यूमन लेयर भी बोलते हैं। तो ह्यूमन लेयर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि ज़्यादातर अटैक ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होते हैं। यूज़र को एडुकेट किया जाता है कि अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें, ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। इसके बाद हम समझते हैं कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है सिस्टम की कोई वीकनेस जैसे अटैकर यूज़ कर सकता है। तो ये सिस्टम की कोई वीकनेस होती है जिसे अटैकर आसानी से यूज़ कर सकता है। ये टेक्निकल भी हो सकती है, ह्यूमन भी और फिजिकल भी, जैसे वीक पासवर्ड्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस का ना होना। इसी वजह से सिस्टम हैकर्स के लिए इजी टारगेट बन जाता है। अब समझते हैं थ्रेट क्या होती है। तो थ्रेट का मतलब होता है पॉसिबल डेंजर जो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो थ्रेट भी नेचुरल भी हो सकती है, टेक्निकल भी हो सकती है और ह्यूमन भी हो सकती है, जैसे हैकर्स, मालवेयर, वायरसेस या फिशिंग ईमेल्स। तो थ्रेट्स अटैक के सोर्स होते हैं। अब हम समझते हैं साइबर अटैक के हार्मफुल एक्ट क्या होते हैं। तो हार्मफुल एक्ट एक इंटेंशनल और इलीगल एक्टिविटी होती है
जो कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू की जाती है। इसका एम होता है डेटा चोरी करना, सिस्टम डैमेज करना या लोगों को हार्म करना। अब ये काफ़ी तरीके से किया जा सकता है, जैसे हैकिंग, इसका मतलब होता है बिना परमिशन सिस्टम एक्सेस करना, या मालवेयर अटैक मतलब हार्मफुल सॉफ्टवेयर से सिस्टम डैमेज करना, या फिशिंग हो सकता है, इसका मतलब होता है फेक मैसेज से इंफॉर्मेशन चोरी करना। डेटा थेफ्ट मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरा लेना। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब किसी और की आइडेंटिटी का मिसयूज करना, या तो साइबर बुलिंग जैसे ऑनलाइन हरासमेंट। तो सिंपल सा अगर हम वल्नरेबिलिटी, थ्रेट और हार्मफुल एक्ट में डिफरेंस समझें, तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीक पासवर्ड, थ्रेट का मतलब होता है हैकर और हार्मफुल एक्ट का मतलब होता है अकाउंट हैक हो जाना। अब हम इसके कंक्लूजन को देखते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी डिजिटल सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। वल्नरेबिलिटी वीकनेस क्रिएट करती है, थ्रेट उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है और हार्मफुल एक्ट एक्चुअल डैमेज करता है। अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और यूज़र अवेयरनेस से ही सेफ साइबर इन्वायरमेंट पॉसिबल है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक के बारे में। तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में अटैक का मतलब होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना, डेटा चोरी करना या सिस्टम डैमेज करना। अटैक्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब देखते हैं एक्टिव अटैक क्या होती है। तो एक्टिव अटैक में अटैकर डायरेक्टली सिस्टम के साथ इंटरैक्शन करता है और डेटा को चेंज या डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इसमें डायरेक्ट एक्शन होता है, इसमें डेटा मॉडिफाई होता है और डिटेक्ट करना भी आसान होता है। अगर हम इसके मोटिव को समझें, तो इसका मोटिव होता है सिस्टम को डैमेज करना, डेटा डिलीट करना या सर्विस स्टॉप करना, या तो पैसे कमाना भी। एग्जाम्पल में हैकिंग हो जाएगा, मैलवेयर हो जाएगा, रैंसमवेयर हो जाएगा। अब एक्टिव अटैक में शामिल होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अटैक। सॉफ्टवेयर अटैक में वायरस, वॉर्म, ट्रोजन आते हैं, जबकि हार्डवेयर अटैक में डिवाइस डैमेज और केबल टैंपरिंग आते हैं। अब हम समझते हैं पैसिव अटैक क्या होती है। तो पैसिव अटैक में अटैकर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, डेटा को चेंज नहीं करता, इसलिए ये अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम इसके मोटिव की बात करें, तो इसका मोटिव होता है इंफॉर्मेशन को सीक्रेटली कलेक्ट करना और फ्यूचर अटैक के लिए प्रिपेयर होना। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा ईवेसड्रॉपिंग या पैकेट स्निफिंग। इसमें भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अटैक आते हैं। तो सॉफ्टवेयर अटैक जैसे कि स्पाईवेयर या की लॉगर्स हो जाएंगे, जबकि हार्डवेयर में मॉनिटरिंग डिवाइसेस या वायर टैपिंग आ जाएगा। कंक्लूजन की बात की जाए, तो एक्टिव अटैक सिस्टम को डायरेक्टली डैमेज करते हैं, जबकि पैसिव अटैक साइलेंट होते हैं। दोनों ही साइबर सिक्योरिटी के लिए डेंजरस होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ के बारे में पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंटरनेट के ग्रोथ के साथ साइबर क्राइम भी बढ़ गए हैं, इसलिए गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस बनाती है और इंटरनेशनल लॉ क्रॉस बॉर्डर क्राइम हैंडल करता है। अब देखते हैं साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन होती क्या है। तो ये रूल्स और लॉज होते हैं जो सिस्टम और डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेटा प्रोटेक्शन का, प्रिवेसी का और सेफ ट्रांजैक्शन का। अगर इसके फीचर की बात करें, तो इसका फीचर है साइबर क्राइम को डिफाइन करना, पनिशमेंट देना और ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल बनाना। अब देखते हैं इंटरनेशनल लॉ का क्या रोल होता है। तो साइबर क्राइम बॉर्डर फॉलो नहीं करते, इसलिए कंट्रीज को मिलकर काम करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के क्या क्या रोल होते हैं। तो पहला होता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसमें इंटरनेशनल लॉ करेज करती है सारी कंट्रीज़ को, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करें, साथ ही साथ जो साइबर क्राइम में इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए कोऑपरेट करें। सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइबर लॉ। ये हेल्प करती है रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाने में, साथ ही साथ साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में, ताकि वो किसी दूसरे कंट्री में भाग ना जाए और उन्हें पनिशमेंट दिया जा सके।
थर्ड है हैंडलिंग क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम्स। अब क्योंकि साइबर अटैक किसी भी कंट्री से हो सकता है, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ हेल्प करती है ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके और प्रोसिक्यूट किया जा सके। फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रिवेसी। मतलब इंटरनेशनल लॉ ये इंश्योर करती है कि साइबर सिक्योरिटी किसी की भी ह्यूमन राइट को वायलेट ना करे, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिफ्थ है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गाइडेंस। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ गाइडलाइंस, ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ताकि कंट्रीज में साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके। अब देखते हैं मेजर इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो जो यूनाइटेड नेशन है, इन्होंने प्रमोट किया है ग्लोबल साइबर पीस और कोऑपरेशन। सेकंड है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने डेवलप किया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स। साथ ही साथ साइबर क्राइम का सामना करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी है जिसका नाम है बुडापेस्ट कन्वेंशन। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। तो नेशनल लॉज और इंटरनेशनल लॉ मिलकर ही साइबर स्पेस को सिक्योर बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है द इंडियन साइबर स्पेस एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंडिया आज दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल कंट्रीज में से एक है। इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट्स और सोशल मीडिया के यूज़ के साथ साथ इंडियन साइबर स्पेस बहुत फास्ट हुआ है। मीन्स इंडियन साइबर स्पेस बहुत ही फास्ट ग्रो हुआ है। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल यूज़ बढ़ा, वैसे वैसे साइबर थ्रेट्स जैसे हैकिंग, डेटा थेफ्ट और साइबर टेररिज्म भी बढ़ने लगे। इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। अब हम समझते हैं इंडियन साइबर स्पेस क्या होती है। तो इंडियन साइबर स्पेस का मतलब होता है इंडिया का कंप्लीट डिजिटल इन्वायरमेंट। इसमें कंप्यूटर्स, इंटरनेट नेटवर्क्स, मोबाइल नेटवर्क्स और सिटीजन्स, साथ ही साथ बिजनेस और गवर्नमेंट का डिजिटल डेटा शामिल होता है। अब हम समझते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है साइबर स्पेस का। जो इंडिया का साइबर स्पेस है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इंडियन साइबर स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन, बैंकिंग और गवर्नेंस पॉसिबल बनाता है और नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर बात की जाए मेजर साइबर थ्रेट्स इन इंडियन साइबर स्पेस, तो इंडियन साइबर स्पेस में मेजर थ्रेट्स जैसे हैकिंग, साइबर फ्रॉड, फिशिंग अटैक्स, मैलवेयर अटैक, डेटा ब्रीचेस, साइबर स्पियोनेज और साइबर टेररिज्म होते हैं। ये थ्रेट्स डायरेक्टली सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों को अफेक्ट करते हैं। अब अगर बात की जाए नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया। इसका मेन एम है इंडिया में सिक्योर और रेजिलिएंट साइबर स्पेस बनाना। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कम करना, सेफ ऑनलाइन सर्विसेज इंश्योर करना और साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट और कंट्रोल करना। अब हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो यहाँ पर कुछ की फीचर दिए गए हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है ये पॉलिसी बैंकिंग, फाइनेंस, पावर, एनर्जी, डिफेंस और गवर्नमेंट नेटवर्क जैसे सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। तो CERT इन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस साइबर थ्रेट मॉनिटर करते हैं, इंसिडेंट का रिस्पॉन्स देते हैं और सिक्योरिटी अलर्ट इशू करते हैं। थर्ड है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। मतलब पॉलिसी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग को प्रमोट करती है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स डेवलप करने पर फोकस करती है। फोर्थ है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें साइबर लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि साइबर क्रिमिनल्स को पनिश किया जा सके। फिफ्थ है पब्लिक अवेयरनेस। यहाँ सिटीजन को सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयर किया जाता है।
अब हम इसका कंक्लूजन की बात करें तो इंडियन साइबर स्पेस इंडिया के डिजिटल फ्यूचर का बेस है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है और साइबर थ्रेट से लड़ने में मदद करती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द साइबर क्राइम इन मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। साइबर क्राइम इन मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क का मिसयूज़ करके इल्लीगल एक्टिविटीज़ करना। स्मार्टफोन्स के बढ़ते यूज़ के साथ साथ साइबर क्राइम भी फास्ट ग्रो हो रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। तो प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज। आज स्मार्टफोन्स बैंकिंग, शॉपिंग, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। वाईफाई और मोबाइल डेटा की इसी अवेलेबिलिटी ने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, लेकिन अटैकर्स को ज़्यादा टारगेट भी मिल गए हैं। अब हम समझते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या होती है। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड मोबाइल साइबर क्राइम का कॉमन एग्जाम्पल है। अटैकर्स फेक ऐप या फिशिंग मैसेजेस या इनसिक्योर वाईफाई का यूज़ करके क्रेडिट डिटेल्स चुरा लेते हैं, फिर उन डिटेल से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब अगर बात करें ट्रेंड्स इन मोबिलिटी की, तो मोबिलिटी ट्रेंड का मतलब है मोबाइल डिवाइस के नए यूजेस, जैसे मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, क्लाउड सर्विसेज और वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ये ट्रेंड्स कन्वीनियंस तो देते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क भी इंक्रीज कर देते हैं। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस इन मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। तो मोबाइल डिवाइसेस में कई सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, जैसे पब्लिक वाईफाई इनसिक्योर होता है, फेक ऐप्स डेटा चुरा लेते हैं, वीक पासवर्ड हैकिंग इजी बना देते हैं, डेटा लीकेज होता है और डिवाइस थेफ्ट से डेटा मिसयूज हो सकता है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। तो मोबाइल और वायरलेस साइबर क्राइम फास्ट ग्रो कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, यूज़र अवेयरनेस और सेफ प्रैक्टिसेस के बिना इन क्राइम्स को कंट्रोल करना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम्स एंड आईपीआर इश्यूज। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंटरनेट और आईटी के ग्रोथ के साथ साइबर क्राइम और आईपीआर वायलेशन भी बढ़ गए हैं। इससे इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट को फाइनेंशियल, लीगल और रेप्यूटेशन लॉस होता है। अब अगर बात की जाए कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम का कॉस्ट सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट और प्रोडक्टिविटी का लॉस भी होता है। ये कई तरह के होते हैं, जिसमें पहला है फाइनेंशियल कॉस्ट, जिसका मतलब होता है ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर थेफ्ट, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस और सिस्टम रिपेयर में बहुत पैसा लगता है। सेकंड है डेटा लॉस एंड रिकवरी कॉस्ट। इसमें इम्पॉर्टेंट डेटा लॉस हो जाता है और रिकवरी में हाई कॉस्ट लगती है। थर्ड है बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी लॉस। तो इसमें सिस्टम डाउनफॉल और डाउन टाइम से बिजनेस रुक जाता है, कस्टमर्स लॉस होते हैं और ट्रस्ट कम हो जाता है। फोर्थ है लीगल एंड कंप्लायंस कॉस्ट। तो लीगल केसेस, इन्वेस्टिगेशन और फाइन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैवी बर्डन बन जाता है। फिफ्थ है रेप्यूटेशन एंड ट्रस्ट लॉस। कंपनी की इमेज खराब होती है और लॉन्ग टाइम ब्रांड की वैल्यू अफेक्ट होती है। अब अगर बात करें आईपीआर इशू होता क्या है, तो आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें आईपीआर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, मूवीज, बुक्स और इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है। साइबर क्राइम्स के थ्रू प्रिवेसी, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और पेटेंट थेफ्ट होती है। अगर हम मेजर आईपीआर इश्यूज की बात करें, तो पहला है सॉफ्टवेयर प्रिवेसी। तो इसमें इलीगल सॉफ्टवेयर कॉपिंग से डेवलपर्स को रेवेन्यू का लॉस होता है। सेकंड है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। इसमें मूवीज़ और म्यूज़िक इलीगली डाउनलोड होने से क्रिएटर्स को रिवॉर्ड नहीं मिलता। थर्ड है ट्रेडमार्क वायलेशन। इसमें फेक ब्रांड्स और लोगोस ऑनलाइन सेल होते हैं। फोर्थ है पेटेंट थेफ्ट। इसमें टेक्निकल आइडियाज़ चोरी होने से इनोवेशन रुक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ आईपीआर इश्यूज।
इसमें आईपीआर वायलेशन से फाइनेंशियल लॉस, लीगल डिस्प्यूट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो साइबर क्राइम्स और आईपीआर इशूज़ इकोनॉमी, इनोवेशन और ट्रस्ट को डैमेज करते हैं। साथ ही स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी, स्ट्रिक्ट आईपीआर लॉज और अवेयरनेस ही इसका सल्यूशन है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।